Good morning, class 9th students. We are on chapter number 1st, French Revolution, and this chapter is related to our history portion. And in the previous class, we have seen the conditions of women in the French society or French Revolution. And in this class, we are going to discuss the abolition of slavery. So, slavery का मतलब होता है दास प्रथा. तो जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग थे वो खुद तो काम करेंगे नहीं, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कोई दास चाहिए अपने घर का या फिर कोई भी पर्टिकुलर काम करवाने के लिए. तो यहीं से दास प्रथा की शुरुआत होती है. पहले दासों की मंडियाँ लगती थी, जिस तरीके से सब्जी मंडी लगती है ना कि 35 रुपये किलो आलू या फिर 20 रुपये किलो 20 रुपये किलो धनिया ना, पाव भर धनिया जो भी है. तो मैं यहाँ पे प्राइसेस बता रही हूँ सब्जियों की. बट उस टाइम पर दास ज़मीन पर बैठे होते थे और इस तरीके से इनकी बोली लगती थी कि ये इतने रुपए तो मैं मेरी करेंसी, इंडियन करेंसी के बारे में बोल रही हूँ उस ज़माने में. तो उस ज़माने में उनकी बोलियाँ लग के उन्हें ख़रीदा जाता था और उन्हें अपने यूज़ में लिया जाता था. यूज़ में लिए जाने से मतलब है अपने खेतों में काम करवा रहे, अपने घर के पर्सनल काम करवा रहे, साफ़ सफाई वगैरह वगैरह. तो ये है स्लेवरी. बट जब एक सोशल रिफॉर्म आता है जिसमें जैकोबिन्स रिज़ाइन, मीन्स जैकोबिन्स जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पर स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है. अब पहले देखते हैं कि क्या क्या हिस्ट्री थी स्लेवरी की, किस तरीके से स्लेव काम करने गए थे. सो कॉलोनीज़ इन कैरेबियन, मार्टिनिक, ग्वाडेलूप एंड डोमिंगो, ये जो जगह है ना कैरेबियन, जो मैंने यहाँ पर वर्ड लिया है वो कैरेबियन है कहाँ, कैरेबियन सी यहाँ पर है. ये जो पार्ट है ना, पतला सा पार्ट है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं. निकारागुआ हो गए और ये सारे छोटे छोटे जगह हो गए, कंट्रीज़ हो गए. तो यहाँ पर पनामा आइलैंड, पनामा कैनाल भी है, यहाँ पर स्वेज कैनाल है. सो इन जगहों से दासों को उठाया जाता था ताकि अपने घर के काम करवाए जा सके. अब फ्रांस कहाँ है हमारा, यहाँ पर. अमेरिका कहाँ है, यहाँ पर. अफ्रीका कहाँ है, यहाँ पर. तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है ना. अब यहाँ से सप्लाई होती थी किसकी, इन जगहों से सप्लाई किस किस की होती थी, टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी. क्यों यहाँ पर ही सप्लाई क्यों होती थी, फ्रांस में ये सब चीज़ें सप्लाई क्यों नहीं, मतलब अगर चाहते फ्रांस के लोग तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी उगा सकते थे. बट ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए एक पर्टिकुलर रीज़न का होना ज़रूरी है, और वो रीज़न है ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर इंडिया भी आता है. तो क्लास 8 में हमने इंडिगो रिवॉल्यूशन पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इंडिगो को प्लांट करवाया, फोर्सबली प्लांट करवाया, कल्टीवेशन करवाया, जिसकी वजह से जो हमारी जो लैंड थी वो फर्टिलिटी खोती जा रही थी. फिर बहुत सारे रीजंस हुए जिसकी वजह से ब्लू रिबेलियन हुआ, क्रांति, नीली क्रांति हम जैसे बोलते हैं. एंड फिर एंड में जो इंडिगो है उसको उगाने से, उसको कल्टीवेट करने से किसानों ने मना कर दिया, आंदोलन भी चले थे. तो ये सारी चीज़ें उनके यहाँ उगते ही नहीं हैं. मतलब फ्रांस की बात कर ले तो वो लोग क्या करते थे, सप्लाई करते थे इन एरियाज से, सेंट्रल पार्ट ऑफ द एरिया से. अब जब इन एरियाज़ में चीज़ें उग रही हैं, इन्हें चाहिए तो इन्हें कोई उगाने वाला भी तो, कल्टीवेटर भी तो होना चाहिए. अब वो कल्टीवेटर कहाँ से लाएंगे, वो कल्टीवेटर ये लोग लाते थे खरीद के दासों के रूप में. ऐसा तो है नहीं कि खुद जाएंगे और काम करेंगे, इतने तो वो मेहनती और इतने अपने स्टैंडर्ड गिराने वाले थे नहीं वो. तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से दास ले जाके इन जगहों पर छोड़ देते थे और वो उनसे कल्टीवेट करवाते थे. अब वही बात है कि जब दास लेके जाए जा रहे हैं, उनके साथ उनको प्रॉपर खाना तो मिलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ उन लोगों के ऊपर. तो इस तरीके से बाद में बहुत टाइम तक ये दास प्रथा चलती रही. फिर बाद में स्लेव्स भी अपने हक के लिए जगह इन से सो रहे थे, अपने हक के लिए वो आवाज़ नहीं उठाते थे. किस तरीके से उनका शोषण हुआ जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था. तो आगे की स्लाइड में देखते हैं कि उनके साथ और क्या क्या फ्रांस रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग होता है. सो अब होता क्या है कि 18th सेंचुरी आते आते जो स्लेवरी थी उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि क्यों इस तरीके से दासों को परेशान किया जाता है सिर्फ अपने काम के लिए. आप अपने काम खुद नहीं कर सकते, या फिर सिर्फ थर्ड एस्टेट जो कि समृद्ध नहीं है, केपेबल नहीं है, आप उन्हें स्लेव्स बना रहे हैं. तो इस तरीके से 18th सेंचुरी में क्रिटिसिज्म होती है स्लेवरी की. बहुत सारे डिबेट्स चलते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो राइट्स ऑफ मैन हैं वो सभी के राइट्स हैं. तो क्यों ना हम सभी जो मैन हैं उनके राइट्स को इक्वल करते हुए उनको भी इसमें इंक्लूड करें.
कॉलोनीज़ वाले जो स्लेव्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करके सबको बराबरता का अधिकार दें। बट ये जो लॉ है वो पास नहीं हो पाता है क्योंकि जो अपोजिशन है, फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन, अपोजिशन इन द सेंस कि अपोज करेंगे जो बिजनेसमैन है जिनके पास ज़्यादा पैसा, उनके अंदर तो स्लेव्स काम करते हैं, तो उन्हें ये काम कैसे, उन्हें ये लॉ कैसे पसंद आ जाएगा कि हमारे ही स्लेव्स को अब एक तरीके से फ्री कर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंडेंट ऑन द स्लेव, जिनकी जो इनकम है वो खुद ही स्लेव से डिपेंड करती है। मान लिया रॉबस्पियर है, ओके, टिबिस्पियर नाम एग्जांपल है इधर। टिबिस्पियर नाम का एक बिजनेसमैन है, वो उसके घर में बहुत सारे स्लेव्स हैं जो उसके हाउस होल्ड वर्क करते हैं, उसके बिजनेस में वर्क करते हैं, हेल्प कराते हैं, उसके एग्रीकल्चर में हेल्प कराते हैं। तो क्या उसे पसंद आएगा कि ऐसा कोई लॉ पास करवा दिया जाए जिसकी वजह से स्लेव्स को मुक्त कर दिया जाए? तो उसने जितने पैसे स्लेव से लिए हैं उनके अकॉर्डिंग वो वसूल नहीं होते थे, वो वसूल करते थे। जिस तरीके से हम कोई क्लॉथ खरीदते हैं और उसको पहन के जब तक वो फट नहीं जाता हम उसी से यूज़ करते रहते हैं ना, फट जाएगा तो सिल लेंगे, कोई की हैबिट होती है, वरना फट गया तो फिर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो फट गया तो सिल लिया, ठीक है, ज़्यादा फट गया तो फेंकना पड़ता है। तो यहाँ पर है कि हम पूरे पैसे वसूल लेते हैं उस ड्रेस की। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि वो नहीं चाहते थे, जो वेल्दियर पर्सन्स थे वो नहीं चाहते थे स्लेव्स को रिहा किया जाए, मुक्त कर दिया जाए, स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया जाए। बट जो कन्वेंशन था हमारा, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, 1794 में फ्री कर देता है स्लेव्स को, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 1794 में फ्री कर दिया, बट कितने टाइम के लिए? थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आ जाते हैं, उनका रूल हो जाता है और वो वापस से क्या स्टार्ट कर देते हैं? ही री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, वो वापस से दास प्रथा को स्टार्ट कर देते हैं। अब जो प्लांटेशन ओनर थे, मतलब जिनके यहाँ कॉटन एंड कॉफ़ी और इंडिगो प्लांट हो रहे हैं, कल्टीवेट हो रहा है, तो वो भी नहीं चाहते थे कि उनके हाथ से स्लेव चले जाएं। अगर उनके हाथों से स्लेव चले जाएंगे तो काम कौन करेगा? वो थोड़े काम करेंगे, उन्हें तो बाहर से नौकर मंगवाने हैं और अपने प्लांटेशन में काम करवाना है, ताकि वो जो चीज़ें कल्टीवेट हो रही है उन्हें दूसरी जगह भेजा जा सके। कोई भी नहीं चाहता था स्लेवरी को अबॉलिश कराना, पर फिर भी एंड में स्लेवरी अबॉलिश होती है फ्रेंच कॉलोनीज़ में। कॉलोनीज़ मीन्स जहाँ पर फ्रेंच के लोग थे वो ऑक्यूपाई करके बैठे थे। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 200 साल करीब ब्रिटिशर्स ने राज किया था, उसी तरीके से फ्रांस ने भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटेन ने हम पर ही राज किया था, बहुत सारे अदर कॉलोनीज़ भी थी। जैसे अफ्रीका में ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज़ थी, उसी तरीके से फ्रेंच ने भी अलग अलग जगह जाकर अपने जो हम बोलेंगे हक जमा रखा था दूसरों की ज़मीन पे। तो स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया फ्रेंच कॉलोनीज़ में। कब किया? 1848। तो यहाँ पर देखिए कितने सालों का गैप आ जाता है, इतने सालों तक स्लेव्स परेशान ही होते रहे। तो ये था हमारा पॉइंट, द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी।